हेलो गाइस, राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एग्ज़ाम की तैयारी आज मैं लेकर आई हूँ बीटीएससी एएनएम 2025 के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एएनएम की वैकेंसी निकली हुई, जिसके एग्ज़ाम्स बहुत जल्दी होने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 1 से। भारत में सबसे पहला नर्सिंग स्कूल कब और कहाँ खोला गया था? भारत में सबसे पहला नर्सिंग स्कूल कब और कहाँ खोला गया था? ऑप्शन ए है 1854 मुंबई में। ऑप्शन बी है 1867 कोलकाता में। ऑप्शन सी है 1871 मद्रास में। ऑप्शन डी है 1880 दिल्ली में। पहला नर्सिंग स्कूल कब और कहाँ खोला गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 1867 में कोलकाता में ये क्या है, नर्सिंग का पहला स्कूल खोला गया था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। नर्सिंग दिवस कब मनाया जाता है? जो नर्सेस डे है वो हम कब सेलिब्रेट करते हैं? ऑप्शन ए है 12 मई। ऑप्शन बी है 1 जुलाई। ऑप्शन सी है 5 सितंबर। ऑप्शन डी है 14 अप्रैल। तो इसका आंसर सभी को पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है 12 मई। 12 मई को हम नर्सिंग डे मनाते हैं और 7 अप्रैल को हेल्थ डे मनाते हैं, यानी स्वास्थ्य दिवस। तो इसमें बहुत सारे बच्चे क्या है, कंफ्यूज होते हैं 12 मई और 7 अप्रैल में। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए और अच्छे से बार बार इसको रिवाइज कीजिए। जो नर्सिंग डे है वो 12 मई को मनाते हैं। क्यों 12 मई को मनाते हैं? क्योंकि इस दिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल यानी फादर ऑफ नर्सिंग जिन्हें बोला जाता है, उनका जन्मदिन मनाया जाता है 12 मई को। इसी को हम नर्सिंग दिवस के रूप में मनाते हैं। और 7 अप्रैल क्यों मनाते हैं हम लोग? वो हेल्थ डे मनाते हैं 7 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एएनएम का पूरा नाम क्या है? जो लोग एएनएम की पढ़ाई करते हैं या कर चुके हैं या कर रहे होंगे, उनको ज़रूर पता होना चाहिए कि एएनएम क्या है, इसका पूरा नाम क्या है। तो एएनएम की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए है ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ। ऑप्शन बी है एडवांस नर्स मिडवाइफ। ऑप्शन सी है असिस्टेंट नर्स मैनेजमेंट। ऑप्शन डी है ऑक्सिलरी नर्सिंग मेंबर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ। एएनएम का फुल फॉर्म ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टीकाकरण कार्यक्रम में बीसीजी वैक्सीन कब दी जाती है? ये जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम होता है, इसमें बीसीजी का वैक्सीन कब दिया जाता है? ऑप्शन ए है जन्म के समय। ऑप्शन बी है 6 सप्ताह पर। ऑप्शन सी 9 महीने पर। ऑप्शन डी है 5 साल पर। बीसीजी का इंजेक्शन कब दिया जाता है? इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम या इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में बीसीजी इंजेक्शन कब दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा जन्म के समय। जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसी टाइम पर क्या है, बीसीजी यानी बेसिलस कालमिट ग्यूरिन, जो कि हम टीबी से प्रिवेंट करने के लिए ये वैक्सीन देते हैं और ये जन्म के समय में दिया जाता है। वैक्सीनेशन से भी क्वेश्चन आते हैं ज़रूर। तो वैक्सीनेशन या टीकाकरण जो इम्यूनाइजेशन आप लोग पढ़ते हैं, उसको अच्छे से पढ़िएगा। एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं इम्यूनाइजेशन से क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पल्स पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत भारत में कब हुई? पल्स पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत भारत में कब हुई? ऑप्शन ए है 1993 में। ऑप्शन बी है 1995 में। ऑप्शन सी है 1997 में। ऑप्शन डी है 2000 में।
पल्स पोलियो प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई थी भारत में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है 1995 में। 1995 में पल्स पोलियो प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा विटामिन नाइट ब्लाइंडनेस से बचाता है? कौन सा विटामिन नाइट ब्लाइंडनेस से बचाता है? ये मैं पिछले क्वेश्चन में या पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, जाके आप लोग देखिए मेरी पिछली वीडियो। ये जो नाइट ब्लाइंडनेस है इसे हम क्या बोलते हैं? रतौंधी भी बोलते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस ऑल्सो नोन एज रतौंधी। रतौंधी इसका एक हिंदी वर्ड हो गया, और ये नाइट ब्लाइंडनेस क्या है? इंग्लिश में नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। तो ये जो रतौंधी होती है ये कौन सी विटामिन की कमी से होती है? ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए ही होगा। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, ये जो CHC वर्ड है इसको हिंदी में तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कहेंगे, और अगर CHC की फुल फॉर्म आ जाए एग्जाम में तो वहाँ पे क्या लिखना है? कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। ये जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है ये कितनी जनसंख्या को कवर करता है? ऑप्शन ए है 20,000, ऑप्शन बी है 80,000 से 1,20,000, ऑप्शन सी है 3 लाख से 5 लाख, ऑप्शन डी है 1 लाख। मतलब कितनी पॉपुलेशन पर एक CHC होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है 80,000 से 1,20,000। 80,000 से 1,20,000 की जनसंख्या में एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आयरन फोलिक एसिड टेबलेट बच्चों में किस रोग की रोकथाम के लिए दी जाती है? आयरन फोलिक एसिड टेबलेट जो है बच्चों में किस रोग की रोकथाम के लिए दी जाती है? ऑप्शन ए है स्कर्वी, ऑप्शन बी है एनीमिया, ऑप्शन सी है रिकेट्स, ऑप्शन डी है गोइटर। जो बच्चों में ये आयरन फोलिक एसिड टेबलेट दी जाती है तो किस बीमारी से बचने के लिए टेबलेट दी जाती है? जैसे कि आप लोग को पता होगा जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं इनमें बच्चों को आयरन फोलिक एसिड के टेबलेट क्या है? दिए जाते हैं। तो किस चीज से प्रिवेंट करने के लिए दिया जाता है ये? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है एनीमिया। एनीमिया से बचने के लिए बच्चों को आयरन एंड फोलिक एसिड टेबलेट दिया जाता है। एनीमिया में क्या होता है? खून की कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में NRHM यानी नेशनल रूरल हेल्थ मिशन कब शुरू हुआ? भारत में NRHM कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए है 2000, ऑप्शन बी है 2003, ऑप्शन सी है 2005, ऑप्शन डी है 2010। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। NRHM जो है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन ये 2005 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जननी सुरक्षा योजना किससे संबंधित है? जननी सुरक्षा योजना किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है टीकाकरण, ऑप्शन बी है सुरक्षित प्रसव, ऑप्शन सी है कुपोषण, ऑप्शन डी है डायबिटीज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा सुरक्षित प्रसव। सेफ डिलीवरी के लिए जननी सुरक्षा योजना इससे संबंधित है। मतलब जो जननी सुरक्षा योजना है वो सेफ डिलीवरी से संबंधित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आरसीएच का पूर्ण रूप क्या है? आरसीएच की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? ऑप्शन ए है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, ऑप्शन बी है रूरल चाइल्ड हेल्थ, ऑप्शन सी है रीजनल कम्युनिटी हेल्थ, ऑप्शन डी है रिप्रोडक्टिव कम्युनिटी हेल्थ। इसका ए ऑप्शन सही आंसर है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। WHO का मुख्यालय कहाँ है? ये जो WHO का हेड क्वार्टर है ये कहाँ पर है? ऑप्शन ए है वॉशिंगटन, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी जिनेवा, ऑप्शन डी लंदन। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी जिनेवा। जिनेवा में क्या है? इसका हेडक्वार्टर है। और जिनेवा जो है वो कहाँ है? स्विट्जरलैंड देश में है। स्विट्जरलैंड में जिनेवा में WHO का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बाल मृत्यु दर यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट किसे कहते हैं? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है 1 वर्ष से कम आयु में 1000 जीवित जन्मों पर मृत्यु, ऑप्शन बी है 5 वर्ष से कम बच्चों की मृत्यु, ऑप्शन सी है प्रसवकालीन मृत्यु, ऑप्शन डी है शिशु के जन्म से पहले मृत्यु। ये जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है इसका क्या मतलब है? तो इसका जो मतलब है कि 1 वर्ष से कम आयु में 1000 जीवित जन्मों पर मृत्यु। जो 1 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनमें 1000 जीवित जन्मों पर मृत्यु IMR कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पानी उबालने से कौन सा रोग रोका जा सकता है? पानी उबालने से कौन सा रोग रोका जा सकता है? ऑप्शन ए है मलेरिया, ऑप्शन बी हैजा जिसे कोलेरा कहते हैं, ऑप्शन सी टाइफाइड, ऑप्शन डी दोनों, बी और सी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, यानी हैजा और टाइफाइड। पानी उबालने से हैजा और टाइफाइड रोग को रोका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नॉर्मल ब्लड प्रेशर वयस्क में कितना होता है? ये तो बहुत कॉमन सा नर्सिंग का बहुत बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि नॉर्मल बीपी कितना होना चाहिए एक एडल्ट में। ऑप्शन ए है 90/60 mm ऑफ Hg, ऑप्शन बी है 120/80 mm ऑफ Hg, ऑप्शन सी है 140/90 mm ऑफ Hg, ऑप्शन डी है 100/70 mm ऑफ Hg। तो जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल कितना होना चाहिए एक एडल्ट में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है 120/80। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? नवजात शिशु का सामान्य श्वसन दर क्या होती है? नवजात शिशु का सामान्य श्वसन दर यानी नॉर्मल रिस्पायरेशन एक न्यू बोर्न में कितना होना चाहिए? ऑप्शन ए है 20 से 30 पर मिनट, ऑप्शन बी है 30 से 60 पर मिनट, ऑप्शन सी है 12 से 20 पर मिनट, ऑप्शन डी है 60 से 80 पर मिनट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रिस्पायरेशन रेट एक न्यू बोर्न बेबी में कितना होना चाहिए? तो इसका आंसर सही बी होगा, 30 से 60 पर मिनट। 30 से 60 के बीच में क्या है, एक न्यू बोर्न बेबी क्या करता है? ब्रीथिंग इंस्पायर करता है और एक्सपायर भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पीलिया किस रंग की बीमारी है? पीलिया किस अंग की बीमारी है? ऑप्शन ए है फेफड़ा, ऑप्शन बी है हृदय, ऑप्शन सी है यकृत, ऑप्शन डी है गुर्दा।
ये जो पीलिया बीमारी होती है जिसे हम जॉन्डिस कहते हैं, ये कौन से बॉडी पार्ट को इफेक्ट करता है? तो इसका ऑप्शन ए क्या है? लंग्स, ऑप्शन बी है हार्ट, ऑप्शन सी है लीवर, ऑप्शन डी है किडनी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी लीवर। पीलिया जो है वो लीवर को इफेक्ट करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है कितनी जनसंख्या के लिए स्थापित होता है? प्राइमरी हेल्थ सेंटर कितनी जनसंख्या के लिए स्थापित होता है? ऑप्शन ए है 30,000 ग्रामीण क्षेत्र के लिए, ऑप्शन बी है 20,000 शहरी क्षेत्र के लिए, ऑप्शन सी है 25,000 आदिवासी क्षेत्र के लिए, ऑप्शन डी है सभी सही है, यानी ऑल ऑफ द अबव। प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है वो कितने पॉपुलेशन पे स्थापित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, सभी सही हैं। मतलब ये सारे ही क्या है, पीएचसी सेंटर के लिए पॉपुलेशन के लिए सारे ऑप्शंस क्या है? सही हैं। 30,000 होने चाहिए रूरल एरिया के लिए, 20,000 अर्बन एरिया के लिए और 25,000 ट्राइबल एरिया के लिए। मतलब जहाँ जो रूरल एरिया होगा वो 30,000 के पॉपुलेशन पे एक पीएचसी होगा, और जो अर्बन एरिया होगा उसमें कितना 20,000 की पॉपुलेशन पे एक पीएचसी होगा, और 25,000 जो ट्राइबल एरिया यानी जहाँ आदिवासी लोग रहते हैं तो वो क्या है 25,000 की पॉपुलेशन पे एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर होगा। तो ये सारे क्या है? सही आंसर है। और ये एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि जैसे प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में कितनी जनसंख्या के लिए स्थापित होता है? तो हमें 30,000 पे टिक करना है। 30,000 इसका राइट आंसर बताना होगा। क्वेश्चन को घुमा के भी पूछा जा सकता है, ग्रामीण क्षेत्र भी पूछ सकता है, शहरी क्षेत्र भी पूछ सकता है, और आदिवासी क्षेत्र के लिए भी पॉपुलेशन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मलेरिया फैलाने वाला मच्छर कौन सा है? मलेरिया बीमारी कौन से मच्छर के काटने से फैलती है? ऑप्शन ए है क्यूलेक्स, ऑप्शन बी है एनोफ्लिस, ऑप्शन सी है एडिस, ऑप्शन डी है टेटेसे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी एनोफ्लिस। फीमेल एनोफ्लिस के काटने से मलेरिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहला टेस्ट ट्यूब बेबी भारत में कब पैदा हुआ? टेस्ट ट्यूब बेबी यानी जिसे हम आजकल बोलते हैं आईवीएफ। आईवीएफ को इंग्लिश में हिंदी में टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोलते हैं। तो ये सबसे पहला जो टेस्ट ट्यूब बेबी है आईवीएफ है वो भारत में कब पैदा हुआ था? ऑप्शन ए है 1978, ऑप्शन बी है 1985 में, ऑप्शन सी है 1990 में, ऑप्शन डी है 1999 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है 1978 में। 1978 में जो पहला टेस्ट ट्यूब बेबी भारत में पैदा हुआ था आईवीएफ के जरिए, 1978 में बेबी पैदा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टेटनस टॉक्सोइड यानी टीटी वैक्सीन गर्भवती महिला को कब दी जाती है? जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनमें टीटी का इंजेक्शन कब दिया जाता है? और टीटी की फुल फॉर्म भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है, टेटनस टॉक्सोइड। ये क्या है? टीटी का फुल फॉर्म है। जो फीमेल होती हैं, प्रेग्नेंट फीमेल होती हैं, उनमें टीटी का इंजेक्शन कब दिया जाता है? ऑप्शन ए है चौथे महीने में, ऑप्शन बी है 5वें महीने में, ऑप्शन सी है 6ठे महीने में, ऑप्शन डी है 7वें महीने में। तो टीटी वैक्सीन कब दी जाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 5वें महीने में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। NRHM यानी नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंतर्गत आशा कार्यकर्ता को किस नाम से जाना जाता है? NRHM के अंतर्गत आशा कार्यकर्ता को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है कम्युनिटी नर्स, ऑप्शन बी है हेल्थ वॉलंटियर, ऑप्शन सी है एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज, ऑप्शन डी है आंगनवाड़ी वर्कर।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। आशा को इस नाम से जाना जाता है, एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। HIV या एड्स किस वायरस के कारण होता है? HIV क्या है? वायरस है। इस वायरस के बॉडी में एंटर करने से क्या होता है, एक बीमारी होती है जिसे हम एड्स कहते हैं। तो एग्जाम में HIV और एड्स की फुल फॉर्म भी आ सकता है, तो आप लोग कहीं साइड में नोट कर लीजिए। HIV की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनिटी डिफिशियंसी वायरस, और एड्स की होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। HIV और एड्स किस वायरस के कारण होता है? ऑप्शन ए DNA वायरस, ऑप्शन बी है RNA वायरस, ऑप्शन सी है रेट्रो वायरस, ऑप्शन डी है पेपिलोमा वायरस। सी इसका सही आंसर है, रेट्रो वायरस। HIV एड्स जो है वो रेट्रो वायरस के कारण होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए, और जो भी ANM के स्टूडेंट है जो ANM की पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके पास मेरी ये वीडियो फॉरवर्ड कर दीजिए ताकि वो मेरी वीडियोस देख सकें। एड्स किस वायरस के कारण होता है? तो वो है रेट्रो वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सामान्य गर्भावस्था की अवधि कितने सप्ताह की होती है? जो नॉर्मल प्रेगनेंसी ड्यूरेशन है वो कितने वीक की होती है? जो एक फीमेल है, एक महिला है, वो कितने सप्ताह तक प्रेग्नेंट रहती है? ऑप्शन है 36 सप्ताह, ऑप्शन बी है 38 सप्ताह, ऑप्शन सी है 40 सप्ताह, ऑप्शन डी है 42 सप्ताह। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है 40 सप्ताह। एक जो फीमेल है, महिला है, वो क्या 40 सप्ताह तक प्रेग्नेंट होती है। अगर नॉर्मल की बात की जाए तो नॉर्मली क्या है 38 से 40 सप्ताह हम लोग बोलते हैं। अगर 38 से पहले हो, जैसे डिलीवरी हो जाती है उस महिला की, तो हम उसे क्या बोलते हैं? प्री मैच्योर डिलीवरी। और अगर 40 सप्ताह के बाद होती है तो उसे क्या बोलते हैं? पोस्ट मैच्योर डिलीवरी। और जो ये 38 से 40 सप्ताह के बीच में जो डिलीवरी होती है उसे हम टर्म डिलीवरी कहते हैं, क्योंकि वो क्या है समय से उसने एक बच्चे को जन्म दिया है, तो उसे हम टर्म डिलीवरी कहते हैं। एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि कितने सप्ताह से पहले की डिलीवरी को प्री मैच्योर डिलीवरी कहते हैं। तो वो सब आप जो मैं बता रही हूँ एक्स्ट्रा पॉइंट्स वो नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। रेडियस और अल्ना किस अंग की हड्डियां हैं? रेडियस और अल्ना जो है बोन है वो किस अंग से है? ऑप्शन ए है पैर, ऑप्शन बी हाथ, ऑप्शन सी रीढ़, ऑप्शन डी छाती। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी हाथ। जो हाथ होती है हमारी, जो एल्बो होती है, एल्बो यानी जो हमारी कोहनी होती है, कोहनी के नीचे जो बड़ी बड़ी हड्डियां होती है कलाई से ऊपर और कोहनी के नीचे जो दो बड़ी बड़ी हड्डियां होती है उसे हम रेडियस और अल्ना कहते हैं। जो डॉक्टर पल्स हमारी चेक करता है हाथ के पास, कलाई के पास, वहां से शुरू होती है और एल्बो के पास जाके खत्म होती है। तो यहाँ पे जो इनके बीच में जो दो हड्डियां हैं उसे हम रेडियस और अल्ना कहते हैं, और ये कहाँ होती है? हाथ में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। भारत में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम UIP कब शुरू हुआ? UIP का मतलब हो गया यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। भारत में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब स्टार्ट किया गया? ऑप्शन ए है 1978, ऑप्शन बी है 1985 में शुरू किया गया, ऑप्शन सी है 1990 में, और ऑप्शन डी है 2000। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी 1985 में, यानी 1985 में क्या है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था।
कहाँ? तो भारत में स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, थायराइड ग्रंथि किस हार्मोन का स्त्राव करती है? ये जो हमारी बॉडी में थायराइड ग्लैंड होती है, जो कहाँ होती है? गले में होती है। थायराइड ग्लैंड कहाँ होती है? गले में होती है। ये कौन से हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है? सबसे पहली बात तो क्या है, जो ग्लैंड है वो हमारे बॉडी में क्या काम करती है? हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है। बहुत सारे ग्लैंड होते हैं, बहुत सारी ग्रंथियां होती हैं हमारे शरीर में, जो क्या है, अलग अलग नाम के हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है। तो जो थायराइड ग्लैंड होती है, कौन सा हार्मोन सिक्रेशन करती है? तो ऑप्शन ए है इंसुलिन, ऑप्शन बी है एड्रोनालिन, ऑप्शन सी है थायरोक्सिन, ऑप्शन डी है प्रोलैक्टिन। तो सी इसका सही आंसर है थायरोक्सिन। ये जो थायराइड ग्लैंड होती है, ये हार्मोन का सिक्रेशन करती है और उस हार्मोन्स का नाम थायरोक्सिन हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डायरिया में सबसे बड़ा खतरा क्या है? डायरिया जो बीमारी होती है, जो लूज मोशन होता है, सीवियर लूज मोशन जो होता है, उसे डायरिया कहते हैं। तो उसमें सबसे बड़ा खतरा क्या होता है? ऑप्शन ए है संक्रमण यानी इन्फेक्शन, ऑप्शन बी है निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन, ऑप्शन सी है उल्टी यानी वोमिटिंग, ऑप्शन डी है पेट दर्द यानी स्टमक एक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है पानी की कमी। अब लूज मोशन हो रहा है, डायरिया हो रहा है, तो उसमें क्या है, हमारे बॉडी से पानी निकल रहा है। तो पानी जब निकलता है तो शरीर में क्या हो जाती है? पानी की कमी हो जाती है। तो उसी को डिहाइड्रेशन बोलते हैं या निर्जलीकरण बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ORS घोल का मुख्य उद्देश्य क्या है? ORS का घोल दिया जाता है जब लूज मोशन होता है या डिहाइड्रेशन, पानी की कमी हो जाती है, तो उसमें ORS दिया जाता है, यानी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट या सॉल्यूशन भी बोलते हैं, वो दिया जाता है। तो उसका मेन उद्देश्य क्या होता है? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट देने का मेन पर्पस क्या है? ऑप्शन ए है ऊर्जा देना, ऑप्शन बी है पानी की कमी पूरी करना, ऑप्शन सी है भूख को बढ़ाना, ऑप्शन डी है इन्फेक्शन को रोकना। अब जैसे मैंने क्वेश्चन ही आपको एक्सप्लेन किया, क्वेश्चन में आंसर का पता चल गया होगा। जब शरीर में पानी की कमी होती है तो क्या ORS दिया जाता है, और ORS मतलब जो दिया जाता है वो पानी की कमी को पूरे करने के लिए दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। और ऐसा नहीं है कि डायरिया होने पर ही पानी की कमी होगी, कई बार वोमिटिंग करने पर भी क्या होता है, पानी की कमी हो जाती है शरीर में। तो उस सिचुएशन में, उस कंडीशन में भी ORS ही देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आयरन टेबलेट का सेवन कब करना चाहिए? जो हम आयरन की सप्लीमेंट लेते हैं, उसका सेवन या फिर उसको कब लेना चाहिए? ऑप्शन ए है दूध के साथ ले सकते हैं, ऑप्शन बी भोजन के तुरंत बाद ले सकते हैं, ऑप्शन सी खाली पेट या नींबू पानी के साथ ले सकते हैं, ऑप्शन डी चाय के साथ ले सकते हैं। किस चीज के साथ इसे हम ले सकते हैं? जो आयरन टेबलेट है वो हम किस चीज के साथ ले सकते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, खाली पेट या नींबू पानी के साथ। ये जो आयरन टेबलेट होता है, ये हमें क्या है, विटामिन सी के साथ लेना होता है। हम ले सकते हैं, खाना के बाद भी ले सकते हैं, लेकिन क्या है, ये जो आयरन टेबलेट का एब्जॉर्प्शन है वो विटामिन सी के साथ अच्छे से होता है। विटामिन सी के साथ आयरन का टेबलेट जो है अच्छे से ऑब्जर्व होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आप इसे जूस के साथ भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड की मात्रा कितनी बढ़ जाती है? कोई फीमेल है जो प्रेग्नेंट है, तो उस टाइम पे उसकी जो बॉडी में ब्लड है वो कितना बढ़ जाएगा? ऑप्शन ए है 10%, ऑप्शन बी है 20%, ऑप्शन सी है 30 से 40%, ऑप्शन डी है 50%। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 30 से 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं,
भारत में आईसीडीएस योजना कब शुरू हुई? ये जो आईसीडीएस प्रोग्राम है ये भारत में कब स्टार्ट किया गया? ऑप्शन ए है 1972, ऑप्शन बी 1975, ऑप्शन सी 1980, ऑप्शन डी 1992। और ये जो आईसीडीएस है इसकी फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब जैसे आईसीडीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। इसे जो भी मैं फुल फॉर्म बता रही हूँ तो प्लीज़ इसे आप लोग कॉपी में कहीं नोट कर लीजिए, जो लोग एएनएम की तैयारी कर रहे हैं। और जो भी आपकी कुछ क्वेश्चन है वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि मैं आप लोग के लिए किस टाइप के क्वेश्चंस लाऊं, जैसे फुल फॉर्म वगैरह लाऊं या एएनएम से कुछ जैसे मैं एएनएम के क्वेश्चंस बता रही हूँ इसमें ही और हार्ड क्वेश्चन दूं, टफ क्वेश्चन दूं या थोड़े और इजी क्वेश्चंस दूं, या मेरी लैंग्वेज आप लोगों को समझ में नहीं, मतलब कुछ भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो भारत में जो आईसीडीएस योजना है वो कब शुरू हुई है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, 1975 में आईसीडीएस योजना शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डेंगू किस मच्छर से फैलता है? डेंगू किस मच्छर से फैलता है? ऑप्शन ए है एनोफ्लिस, ऑप्शन बी एडिस एजिप्टी, ऑप्शन सी क्यूलेक्स, ऑप्शन डी मेंसोनिया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी ही होगा, एडिस एजिप्टी। ये जो एडिस एजिप्टी मॉस्किटो है, मच्छर है, इसके काटने से ही डेंगू बीमारी फैलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नवजात शिशु का सामान्य जन्म भार कितना होना चाहिए? जब एक बेबी बर्थ लेता है, जब किसी बेबी का बोर्न होता है तो उसका जो नॉर्मल वजन है वो कितना होना चाहिए? ऑप्शन ए है 1.5 किलो से 2 किलोग्राम, ऑप्शन बी है 2 से 2.5 किलो, ऑप्शन सी है 2.5 से 3.5 किलो, ऑप्शन डी है 3.5 किलो से 4.5 किलो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 2.5 से 3.5 किलो। किसी बच्चे का अगर जन्म होता है तो अगर उसका वजन 2.5 किलो है या 3.5 किलो तक के बीच में है तो उसे नॉर्मल कंसिडर्ड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में एमएमआर यानी मातृ मृत्यु दर का कारण प्रमुख है। मातृ मृत्यु दर का क्या कारण है? मातृ मृत्यु दर मतलब मातृ मतलब माता हो गई जो फीमेल है, मृत्यु मतलब मृत्यु डेथ हो गई, दर मतलब रेट, मतलब जो ए फीमेल का डेथ रेट है उसका क्या कारण है? ऑप्शन ए है हैमरेज यानी रक्तस्राव, ऑप्शन बी है डायबिटीज, ऑप्शन सी है हृदय रोग, ऑप्शन डी कैंसर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा हैमरेज। हेमरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ब्लड का द्रव भाग क्या कहलाता है? जो ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल, ऑप्शन बी है प्लाज्मा, ऑप्शन सी है डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल, ऑप्शन डी है प्लेटलेट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, प्लाज्मा। रक्त का द्रव भाग प्लाज्मा कहलाता है। जो प्लाज्मा होता है ये क्या होता है? ब्लड का ही एक लिक्विड पोर्शन होता है, उसी को हम प्लाज्मा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे वीडियो में क्या क्या इश्यूज हैं, वॉइस से रिलेटेड इशू हैं या फिर बोलने से रिलेटेड है, बोलने से या फिर कुछ वीडियो में कुछ एरर है तो आप लोग वो कमेंट कर सकते हैं। टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस की जांच किस टेस्ट से होती है? ऑप्शन ए है मलेरिया परजीवी टेस्ट, ऑप्शन बी है मैनटॉक्स टेस्ट, ऑप्शन सी है विडाल टेस्ट, ऑप्शन डी है एलिजा टेस्ट। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, मैनटॉक्स टेस्ट। ट्यूबरक्लोसिस में जो टेस्ट होता है उसे मैनटॉक्स टेस्ट कहते हैं। जो टेस्ट होता है ना वो उस टेस्ट का नाम है मैनटॉक्स टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नॉर्मल हृदय गति यानी हार्ट बीट, नॉर्मल हार्ट बीट एडल्ट में कितनी होती है? ऑप्शन है 40 से 60 बीट पर मिनट, इसमें बीट
नहीं है लिखा हुआ, लेकिन हमें क्या है, जब भी हम मेजर करते हैं हार्ट रेट तो उसमें बीट में शो करते हैं। क्या है, ऑप्शन है 40 से 60 बीट पर मिनट, ऑप्शन बी है 60 से 100 बीट पर मिनट, ऑप्शन सी है 100 से 120 बीट पर मिनट, ऑप्शन डी है 120 से 140 बीट पर मिनट। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है 60 से 100 बीट पर मिनट। नॉर्मल हार्ट रेट कितना होता है, 60 से 100 बीट पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक प्रेग्नेंट महिला को कितनी अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है? जो हम डेली कैलोरी लेते हैं अपने डाइट में, उसमें क्या एक्स्ट्रा होना चाहिए, कितनी कैलोरी एक्स्ट्रा होनी चाहिए एक प्रेग्नेंट लेडीज के लिए? ऑप्शन ए है 100 कैलोरी, ऑप्शन बी है 200 कैलोरी, ऑप्शन सी है 300 कैलोरी, ऑप्शन डी है 500 कैलोरी। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी 300 कैलोरी। 300 कैलोरी क्या है, एक फीमेल को एक्स्ट्रा लेनी है, जितना वो लेती है डेली उससे 300 एक्स्ट्रा लेना है उसे। अब आते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या बोला है लास्ट क्वेश्चन में, भारत में मिड डे मील योजना कब शुरू हुई? भारत में मिड डे मील योजना कब शुरू हुई? ऑप्शन ए है 1965, ऑप्शन बी है 1975, ऑप्शन सी है 1995, ऑप्शन डी है 2001। मिड डे मील योजना कब शुरू हुई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। 1995 में मिड डे मील प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। और ये मिड डे मील प्रोग्राम कहते किसे हैं वैसे? जो स्कूलों में खाना दिया जाता है बच्चों को, तो वो ही क्या है, मिड डे मील प्रोग्राम में आता है। Thanks for watching my videos. Please do like, comment, share and subscribe to all.